चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। एक वृत्त है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सबसे पहले कोई त्रिभुज होगा, मान लीजिए ये क्या है, कोई एक त्रिभुज है। जाइए, यही है त्रिभुज, क्या बना है, ए बी सी। त्रिभुज है ए बी सी। अब जिस बिंदु पे यह स्पर्श कर रहा है उस बिंदु का नाम क्या है, ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, P। अब क्या बोला है, सर्कल को और ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श करता है। सर्कल ऐसा है, इतना बड़ा। आगे क्या बोला है कि भुजा AB और AC को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो Q और R पर फिर क्या करता है, स्पर्श करता है। Q और R पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो बढ़ाइए, ऐसा होगा। स्पर्श कहां कर रहा है, ए बी कर रहा है क्यू पे, ए सी कर रहा है आर पे। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, क्यू, ये पॉइंट क्या हो गया, आर। अब इस फिगर को देखिए और फिगर में देखने के बाद आपको बताना है कि बोला क्या क्या चीज है। बोला है कि हमको शो करना है कि जो ए क्यू का लेंथ है, ये जो ए क्यू है ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का कुल योग। मतलब अगर इन तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप के बराबर होगा। अब ये स्पर्श कर रहा है। अगर देखा जाए ये वाला हिस्सा अगर हम ढक दें तो ढकने के बाद आपको क्या दिखता है, ये कोई बाह्य बिंदु होगा जहां से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। साथ ही अगर बाह्य बिंदु है तो इससे भी दो स्पर्श रेखा खींचा गया है जो P पर और R पर स्पर्श कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ यानी CP और CR दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए दिया गया है एक वृत्त है जो त्रिभुज ABC को बिंदु P पर
स्पर्श करता है, बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा त्रिभुज ABC की भुजाएं, कौन कौन सा भुजा? भुजा AB को बढ़ाया है और भुजा AC को बढ़ाया है। AB तथा AC को बढ़ाने पर ये दोनों भुजा वृत्त को क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श करती है। ठीक है, इतना चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद आगे अगर हम इस फिगर को देखें तो फिगर से हमको क्या क्या चीज दिखता है? या तो यहाँ पे B आपका एक बाह्य बिंदु की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, साथ ही साथ A भी आपका क्या है? बाह्य बिंदु है, और आपका C भी बाह्य बिंदु है। लेकिन हमको पूरा से काम है नहीं, हमको काम क्या है? इन दोनों से, है ना, और उसमें भी किससे? इस वाले से, क्योंकि हमको AQ का काम है ना। तो AQ किस में आएगा? इस वाले में, और इसका हिस्सा क्या है? BP और BQ। तो फ्रॉम फिगर से क्या दिखता है कि B एक क्या है? बाह्य बिंदु है, जहां से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सा स्पर्श रेखा है? BP और BQ। खींचा गया है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो दोनों है, दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? आपस में बराबर। तो लिख सकते हैं BP बराबर क्या है? BQ। इसको मान के चलिए 1। अब अगर हम लोग त्रिभुज ABC का परिमाप निकालें तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का कुल योग। तो यहां पे कौन कौन सा भुजा है? एक भुजा है आपके पास AB, एक भुजा है AC और एक भुजा है BC। तो क्या लिखेंगे? AB प्लस BC प्लस AC। ये होगा त्रिभुज का परिमाप। बोला है हमको इसका आधा सिद्ध करना है कि ये क्या है? इसका आधा है। और कुछ बोला है? और अगर हम लोग देखें तो फिगर से और एक चीज पता चल रहा है कि A भी एक बाह्य बिंदु है। जब A बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों का लंबाई आपस में बराबर। इसका मतलब A से लेके Q तक का लंबाई और A से लेके R तक का लंबाई ये भी बराबर रहा होगा।
ए कोई बाह्य बिंदु है जहां से दो स्पर्श रेखाएं, क्या नाम होगा स्पर्श रेखा का? एक है ए क्यू और एक है ए आर। खींची गई है, तो इसका भी लेंथ आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए आर लिख सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या बोला था। ए क्यू बराबर ए आर है ना? इसको 2 मानते हैं। अब फ्रॉम 2, क्योंकि काम हमको इस पे करना है, त्रिभुज का परिमाप दिखाना है हमको कि आधा है, इसको मान लेते हैं 3rd। अब यहां से कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रॉम 2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर। अब देखिए सारा का सारा काम कहां होगा? ये तो हो गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। अब इसके बाद क्या है? त्रिभुज एबीसी का अगर परिमाप है तो ए बी और ए सी में कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। काम किस पे हुआ है? बी सी पे। ठीक है, तो बी सी को आप तोड़ के क्या लिख सकते हैं? बी से लेके पी तक का लेंथ प्लस सी से लेके पी तक का लेंथ। तो ए बी और ए सी को हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं। अब बी सी को क्या लिखेंगे? बी से लेके, क्या बोलिए, बी से लेके पी तक का लेंथ, सी से लेके पी तक का लेंथ प्लस ए सी। अब ए बी हो गया ये। अब आप जान रहे हैं कि बीपी किसके बराबर है? बी क्यू के। तो बीपी की जगह पे हम बी क्यू लिख सकते हैं प्लस सीपी किसके बराबर होगा? सीपी सी आर के। सी आर प्लस ए सी। अब ए से लेके बी या फिर बी से लेके क्यू, कौन सा बन जाएगा? ए क्यू। और फिर ए से लेके सी या सी से लेके आर, क्या बन जाएगा? ए आर बनेगा। अब हम जान रहे हैं कि ए आर और ए क्यू दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इस ए आर के जगह हम ए क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ए क्यू में रिजल्ट निकालना है। तो ये क्या बन गया? ए क्यू और ये प्लस ए क्यू। ए क्यू क्या बन गया? 2AQ। और ये किसके बराबर है? त्रिभुज एबीसी का परिमाप के। तो यहां से अगर AQ का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? AQ बराबर ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप। यही प्रूफ करना था। अब इस AQ के जगह AR भी आपको देके पूछ सकता है, क्योंकि AQ और AR आपस में क्या है? बराबर है। कितना नंबर था वो?
3 ठो तो क्वेश्चन है। पीडीएफ मिल ही जाएगा तुम लोग को। उठो जी। वहाँ अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ए लिखा है तो ए के हिसाब से बनेगा। हो गया। चलिए ये वाला नोट करिए। तो बना लिए? नहीं बना? अरे परसों का बात है ना चेक करने का। हाँ, टेस्ट आप लोग का कल है। तो आधा पेपर तो खत्म क्या? पूरा पेपर खत्म? 3 या 4 को तो क्वेश्चन बचा है। पेपर मिलेगा, चेक करने में टाइम लगता है। आप लोगों को क्या लगता है जैसे तैसे चेक होता है? जैसे वहाँ बोर्ड में कॉपी चेक होता है वैसे चेक कर लेंगे ना हम। 10 मिनट में 10 कॉपी चेक कर देंगे। ऐसे नंबर मिलेगा। वहाँ सब हम काटे हैं। हाँ? नोट कर लिए? चलिए इसको हम लोग जल्दी बनाएंगे, ठीक है? ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम। कहाँ पे? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन में। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सिर्फ वही दिया है। श्योर? एड ऑन कर लीजिए। एक नया क्वेश्चन मिला है तो इसको हम बता ही देते हैं। गलती में ही सही मिला है, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, माइनस बी बाई। तो
तो इसको निकालेंगे कैसे, तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। आप लोग कितना जल्दी बनाना चाहते हैं? बनाने का तरीका मेरे पास दो है, इजी, तो इजी बनाते हैं हम लोग, जल्दी बनाने वाला बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए यहां पे किसका गलती है? क्वेश्चन बनाने वाले का गलती है कि किसका गलती है? यहां पे क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0 स्पेसिफाई करता ना, लेकिन नहीं किया। लेकिन आप लोग करिएगा, ठीक। अभी क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है तो हम क्या करें? हम अपने हिसाब से करेक्ट नहीं करेंगे। हाँ तो जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तभी ये बनेगा। तो अब देखिए है दोनों छोटा ही, ठीक है, तो दोनों हम बता देते हैं। एक तो आपका फैक्टर से, एक चीज आप पढ़े थे बहुपद में कि बहुपद, द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पढ़ते हैं ना, उससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एक चीज तो वो है, दूसरा चीज क्या है कि द्विघाती सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो अगर इसको हम शून्यक के लिए करेंगे, शून्यक के लिए, अब जैसे ही शून्यक के लिए बोला मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल? किसके इक्वल? 0 के। इसलिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा? 0। इतना तो होगा ना। अब मान लीजिए थ्रू आउट हम लोग a से भाग दे देते हैं। किससे भाग दिए? a से। दोनों ओर a से भाग देने पर अब जैसे ही दोनों ओर भाग दीजिएगा तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय ए बराबर 0 बाय कुछ भी, तो क्या बनेगा? 0। अब इसको बांटेंगे अगर तो क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर बाय ए, बी एक्स बाय ए और c बाय ए बराबर 0। अब देखिए ये a कट गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए बराबर 0। इसको मान लीजिए 1, ठीक। चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र यदि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो जब शून्यक अल्फा और बीटा होता है तब उस स्थिति में द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर 0 नहीं होता है, ये होता है सूत्र। अब इसको अगर शून्य के लिए किया जाए तब ये किसके बराबर होगा? 0 के। और तब हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे? इक्वेशन 1 से।
तो इसको अगर शून्यक के लिए लिखें तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब 1 और 2 दोनों का वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब दोनों का तुलना किया जा सकता है, दोनों बराबर है। तो इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से तुलना करिए, आपको अगर अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकालने देता तब भी आप निकाल लेते, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देता तब भी निकाल लेते। यहां से कंपेयर अगर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, बी बाई ए के, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, बी बाई ए के, और ये सी बाई ए किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया, सी बाई ए के। तो यहां से एक फॉर्मूला और यहां से ये उधर जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये निकालना था हम लोग को, बे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पूछ देगा। ये हुआ पहला मेथड, ठीक है, इसको निकालने का। अब सेकेंड मेथड, आपको जो इजी लगेगा वो यूज करिएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली जो हम लोग शून्यक के लिए लिखे थे ना, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां से हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से क्या दिखेगा, x बराबर हम लोग पढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा। अब यहां पे एक वैल्यू अल्फा होगा और एक वैल्यू बीटा होगा। तो मान लीजिए क्या कि लेट, या माना कि अल्फा बराबर, इसको तोड़ दीजिए, अगर इसको हम बांटेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि फिर एलसीएम लेंगे तो फिर आप यहीं पहुंच जाइएगा। तो अलग अलग हम लोग क्या किए, इसको बांट दिए। अब फिर बीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो चीज बना। अब अल्फा और बीटा को जोड़ना है, जोड़िए। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी बाई ए तो अब क्या बचेगा यहां पे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब देखिए क्या होगा,
ये प्लस में ये माइनस में कट गया, क्या वैल्यू बचा, माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, तो क्या होगा माइनस 2 इंटू बी बाय 2a, तो 2 2 कैंसल, तो बचा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या करेगा, तो इसमें आपको जो जो सही लगे उससे यूज करिए अपना। अरे जितना हो गया छोड़ दो, पेज मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था, लेकिन अगर देगा ऐसे निकालने, ये प्रोसेस यूज करिएगा। दो नंबर में क्या प्रूफ करने बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यही ना निकालने बोला है। आई तो आप लोग निकाल ही लेते, कहीं तो हम क्लास में कराए हैं। यही क्वेश्चन आपको अथी में भी मिला था, टेस्ट में, बहुपद का, याद है ना, कुछ याद नहीं है। चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नहीं लिख सकते हैं, हो तो गया काम खत्म। ये है माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है ना, हो गया। अब काम करिए इस पे, तो माइनस बी का स्क्वायर करिएगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करिएगा ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू होता है, तो वही तो लिखे हैं, तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर में भाग दीजिएगा, क्या बचेगा, ए को 2 से गुना कीजिएगा 2c से, तो 2a, यही आपका आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ठीक है, इतना सा कर दिए, हो गया। यही आंसर तो आप लोग एग्जाम में क्या टेस्ट पेपर में था। हो गया, आगे बढ़े, 2-3 ही क्वेश्चन और बचा है, कंप्लीट कर लीजिए इसको, ये वाला पेपर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ये बचा ना। क्वेश्चन हो गया। चलिए ये वाला लिखिए तो। दो क्वेश्चन और है। दो रेखा को हम लोग समांतर कब कह सकते हैं? समांतर का डेफिनेशन क्या है? दो रेखा का बीच का दूरी समान हो, या तो और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर मान लीजिए ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ठीक, तो समांतर कब होगा? अगर कोई रेखा इन दोनों रेखा को काटता है। ठीक, काटने के बाद कोई भी एक तरफ के दोनों कोनों का जोड़ अगर 180 हो जाए, ठीक है, कोई भी एक तरफ का दोनों कोण का जोड़ कितना हो जाए? 180, तब हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, तो या तो इस तरफ का हो या तो इस तरफ का हो, लेकिन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक, तब ये दोनों रेखा क्या हुआ? एक दूसरे के समांतर। मिटा दे। अब देखिए क्या बोला है, एक वृत्त है, दो समांतर स्पर्श रेखा आपको खींचना है। ठीक, के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अब केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन है? याद है, सेम जो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले थे, मतलब अगर पैरेलल दिखाना हो तब भी वही काम करना है, केंद्र से गुजरेगा तब भी वही काम करना है। हम लोग को ये चीज प्रूव करना है कि ये कहां से गुजर रहा है? इसके केंद्र से होके गुजर रहा है। मान लीजिए कि ये इसका केंद्र है और केंद्र का नाम हम लोग क्या रख दिए? ओ। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये केंद्र से नहीं गुजरता होगा। क्या मानते हैं? केंद्र से नहीं गुजरता होगा। अभी थोड़ा देर में ही उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा।
माना कि दो स्पर्श रेखा ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, दो स्पर्श रेखा है। अब दो स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये रख देते हैं ए पी बी, और इसका नाम रख देते हैं सी क्यू आर। दो स्पर्श रेखा ए बी, इसको सी डी कर दीजिए, ए बी तथा सी डी वृत्त को क्रमशः बिंदु, दो बिंदु है आपके पास, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। तो P को स्पर्श कौन, P पे कौन स्पर्श कर रहा है, ए बी। बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती है, ठीक है। तथा क्वेश्चन में दिया गया है यह दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि PQ रेखाखंड केंद्र से वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। शो करना है हम लोगों को क्या कि ये जो है कहां से होकर गुजर रही है, केंद्र से। अब अगर ये केंद्र से होकर गुजरेगी, सपोज कि ये ओपी रेखा है, ये ओक्यू रेखा है, ठीक। अगर ये केंद्र से होकर गुजरने वाला रेखाखंड होता तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केंद्र से अगर कोई रेखा हम लोग खींचते हैं किसको मिलाते हुए, स्पर्श बिंदु को, तो वो हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, 90, ठीक है। लेकिन और क्या बोला है, माना कि हम लोग मान लेते हैं कि ये केंद्र से होके नहीं गुजरता है, ठीक है। तो माना कि PQ
रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। अभी तुरंत ही गलत हो जाएगा ये। हम क्या माने, केंद्र से होके नहीं गुजरती है। हमको प्रूफ यही ना कर रहा है केंद्र से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। अब क्या हो रहा है कि रेखाखंड अगर केंद्र से होके नहीं गुजरेगा तो कहां से होके गुजरता, सपोज बताइए कहां से होके गुजरेगा। कोई चारा नहीं है इसके पास, लेकिन कहां से होके गुजरेगा। अगर एक पॉइंट हम लोग यहां लेते हैं, स्पर्श रेखा बदल दीजिए, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहीं और बनेगा इसके अलावा, अगर दोनों ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो। छोड़िए, हम लिखते हैं पहले लिटरेचर, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि यहां पे कौन रेखा है, एक रेखा है ए बी तथा एक है सी डी, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। चूंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तो जो कोण बना रहा होगा उन दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, 180। इसका मतलब क्या है कि जो कोण यहां बन रहा होगा, मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, तो ए पी क्यू और सी क्यू पी, इन दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए, 180। इसलिए एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ऐसे आइए पी क्यू सी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ये एक दूसरे को क्या दिखाने के लिए हुआ, पैरेलल दिखाने के लिए। अब यदि ये दोनों बिंदु P तथा Q दो स्पर्श बिंदु हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ओ पी क्यू का वैल्यू 90 डिग्री होगा ना, ओ पी क्यू का वैल्यू 90 डिग्री अगर ये केंद्र हुआ तो। स्पर्श बिंदु है और ये अगर इसका केंद्र है, इन दोनों को मिलाते हुए अगर रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा पे लंब होना चाहिए, तो यहां पे 90 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ ए पी बराबर किसके हो गया, 90 डिग्री के। ओ पी ए ना होगा, तो ओ पी ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां पे भी वो 90 डिग्री बना रहा होगा, ओ क्यू सी पे। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या बनता है। इसी को हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू सी बराबर 90 प्लस 90 180, और यहाँ पे क्या है, ओ पी ए है, तो इसी ओ पी ए को और थोड़ा अगर बढ़ा दिया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ पी ए को और हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको क्यू लिख सकते हैं ना, लेके ओ से लेके क्यू, तो एक ही लाइन पे है,
तो इसको लिख सकते हैं फिर ए पी क्यू। इसमें दिक्कत है, कहां से लिखे? उल्टा ही लिखते हैं। ये होगा ना कि ये केंद्र है, स्पर्श बिंदु है, मिलाते हुए रेखा खींचे तो नॉर्मल होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इतना तो लिखेंगे। तो एंगल ओ पी ए 90 हुआ, फिर एंगल ओ क्यू सी कितना हुआ? 90। दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए केंद्र से रेखा खींचा गया और वो दोनों क्या हुआ? लंब। अब उसके बाद अगर ये बिंदु ओ है तो ये एक ही लाइन पे है ना। अगर ये इसके साथ एंगल इतना सा हिस्सा 90 डिग्री बना रहा है तो ये पूरा लाइन भी तो 90 डिग्री बनाएगा। ऐसा थोड़ी है कि इतना सा हिस्सा अगर 90 डिग्री बना रहा है तो अगर हम पूरा लेंगे तो चेंज हो जाएगा एंगल। चेंज तो होगा नहीं, सेम ही रहेगा। तो इसी ओ के बदले में हम इसको एक्सटेंड करके क्यू ले रहे हैं और इसी ओ के बदले में एक्सटेंड करके दूसरी जगह पी ले रहे हैं। तो ये फिर क्या बनेगा? ओ के जगह फिर क्या बन जाएगा? ये ओ पी ए, तो यहां पे लेंगे क्यू पी ए और ये ओ क्यू सी। तो ओ क्यू सी नीचे है तो उस ओ के जगह क्या लेंगे? पी क्यू सी। दोनों का वैल्यू कितना आया? 180। अब यहां तो हम लोग केंद्र से जोड़ के निकाले और यहां पे क्या था? मान लेते कि केंद्र से नहीं गुजरता है, अब यहां हम केंद्र से गुजार के निकाले तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल सेम ही चीज था। तो अब इसी को अगर सीधा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ए पी क्यू और प्लस एंगल पी क्यू सी बराबर 180 डिग्री। अतः हमारा मानना गलत है कि पी क्यू केंद्र से नहीं गुजरता है। इसलिए पी क्यू रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है। अब लास्ट 2 को बचा है। हो गया। चलिए ये वाला लिखिए तो
वो वाला पूरा करवाना पड़ेगा फिर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है और रेलगाड़ी का अगर चाल को 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिया जाए तो जो नियत समय है उससे 2 घंटा वो क्या लेती है, कम। और यदि 10 किलोमीटर पर घंटा धीमा चले तब नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। तो बोलता है क्या कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ दूरी रहा होगा और एक समान चाल हम लोग मान लेते हैं कि उसका कुछ रहा होगा, क्योंकि काम तो उसी पे करना है। हाँ, उसका यूज होगा। माना कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x किलोमीटर। ठीक है, क्या मान लिए कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x किलोमीटर, तथा रेलगाड़ी की एक समान चाल, ये मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा। क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर घंटा। अब क्या क्या बोला है, पहला केस में बोला कि रेलगाड़ी का चाल को कितना बढ़ाना है, 10 किलोमीटर। अब देखिए आपके पास दूरी भी है, आपके पास चाल भी है। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। इसलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। क्या होता है कुछ और, दूरी कितना है x, चाल कितना है y, मतलब जो निश्चित समय है, जो नियत समय है वो कितना है x बटे y। अब इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t। अब प्रश्न से देखिए हम इक्वेशन तक बना के देंगे, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला पहले कि जो चाल है एक समान चाल, उसको 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाना है। रेलगाड़ी की चाल दस किलोमीटर पर घंटा बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, y पहले से था 10 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस 10 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां पे जो समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, निश्चित समय से 2 घंटा कम लग रहा है। तो निश्चित समय आपके पास क्या था t, और t में से कितना कम, 2 घंटा, तो 2 घंटा कम। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है x, चाल कितना है यहाँ पे y प्लस 10 बराबर t का वैल्यू x बाय वाई माइनस 2। अब इधर उठा के लाइए तो क्या बन जाएगा, x बाय वाई प्लस 10 माइनस एक्स बाय वाई बराबर 2। एक इक्वेशन ये मिलेगा।
-2 मिलेगा, तथा पहले लिखेंगे हम अब क्या हो रहा है, रेलगाड़ी का चाल हम लोग 10 किलोमीटर पर घंटा कम कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा कम करने पर पहले कितना था, y कम कितना कर रहे हैं, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे क्या हो गया, कम। तो अब ये मिला नया चाल। तो अब समय क्या है, इस केस में समय नियत समय से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो नियत समय प्लस 3 घंटा, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है x, चाल कितना है y -10। अब इसका वैल्यू नियत समय x/y +3। तो कितना वैल्यू मिला, x/y -10, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, x/y बराबर 3। ये हो गया आपका क्या 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आगे मिलेगा आंसर। हो गया, आगे सॉल्व करना है, वो करके आइएगा। चलिए ये लिखिए, बस इसके बाद लास्ट बचा, उसके बाद अपना लिखते रहिएगा बैठ के। एक ही को क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। हाँ रे लास्ट। केंद्र है O, बाह्य बिंदु है P, और क्या बोला था, त्रिज्या है A, और इस स्पर्श बिंदु को कुछ मान लेते हैं, A मान के चलते हैं।
ठीक है, तो अब OP का वैल्यू हम लोग को पता करना है। यहां पे 2 स्पर्श रेखा खींचा है, तो एक और स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। स्पर्श रेखा, इसको B मान लेते हैं। अब दोनों स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो यहां पे ये कितना बन गया? 60। तो आप जानते हैं कि ये वाला लाइन इसको क्या करेगा? आधा आधा। तो ये कितना बन जाएगा? 30। और ये भी कितना बन जाएगा? 30। हो गया, हिंट देके काम खत्म। ए है यहाँ पे रेडियस, ठीक है, ये यहाँ कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। थीटा के सामने वाला वैल्यू क्या होता है? P। 90 डिग्री के सामने वाला H, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? B। होगा। आपको OP ही ना निकालना है। थीटा का मान आपको पता है, P दिया हुआ है, H निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला में P और H आता है? साइन थीटा। तो सीधा साइन थीटा लगाइए, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, जल्दी नोट करिए। क्या ये नोट करिए, इसको फिगर बना लीजिए, उसको बना लीजिएगा। हो गया? हो गया? चलिए लास्ट है, तो नोट करिए जल्दी। यही लास्ट है। इक्वेशन तक देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है।
तो अब नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x और y मान के चलेंगे। तो माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगा, मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा। अब आप जानते हैं कि अगर क्या हो, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, और धारा के अनुकूल मतलब जिस डायरेक्शन में धारा का बहाव है हम भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा, धारा के स्पीड और जो मेरा स्पीड है वो फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक ऐसा कि आप साइकिल चला रहे हो और हवा चल रहा है। हाँ, सबसे सस्ता एग्जाम्पल है, ठीक है, हम चलाते हैं ना इसलिए हमको मालूम है। जब हवा बहुत तेज चलेगा, मान लीजिए साइकिल इधर से चला रहे हैं आप आगे की ओर, हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, घिंचाता नहीं है ना। तो वही चीज है कि तुम्हारा स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर मान लो कि हवा भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है और तुम भी साइकिल उसी डायरेक्शन में चला रहे हो, साइकिल का ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए आप लेट होते कोचिंग आने में। देखिए साइकिल से आने में दिक्कत रहता है, तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल अगर चाल देखेंगे तो धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, और धारा के दिशा में चाल क्या होगा, जुट जाएगा, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। और धारा के प्रतिकूल अगर बात करें, घटा देंगे, धारा के प्रतिकूल तो धारा के प्रतिकूल क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये बताइए किसका चाल ज्यादा होना चाहिए, धारा के प्रतिकूल। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल नहीं चलाते अब इसमें ना, हवा का इतना स्पीड थोड़ी है कि तुमको पीछे धकेल देगा, हाँ, पतंग में नहीं होगा। तैरने वाला ही एग्जाम्पल लो, उसी में ठीक है। अब धारा का बहाव है और तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है। अब अगर तुम्हारा स्पीड धारा के स्पीड से कम हुआ तो धारा तुमको बहा के लेके जाएगा, जाएगा ना लेके। और अगर तुम्हारा स्पीड धारा के स्पीड से ज्यादा हुआ तो भले ही स्पीड कम होगा लेकिन तुम आगे की ओर बढ़ेगा, होगा। वही चीज यहां पे हो रहा है। धारा के प्रतिकूल अगर जाएंगे हम लोग धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में ऐसा क्या होना चाहिए, हमारा जो स्पीड है वो धारा की स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो, तभी ना तैर पाएंगे। अगर धारा की स्पीड से ज्यादा नहीं हुआ तो धारा हमको बहा के लेके जाएगा, ठीक है, तैरेंगे कहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू y से बड़ा होना चाहिए, इसलिए होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब धारा के अनुकूल भी चाल पता है, धारा के प्रतिकूल भी चाल पता है। अब काम खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। अब धारा के जब अनुकूल चल रही है तो 2 घंटा में कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर। तो प्रश्न से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहला केस क्या बना, समय है 2 घंटा, दूरी चली है कितना, 20 किलोमीटर,
अब कब, जब धारा के अनुकूल है, तो धारा के अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तथा दूसरा केस में क्या हुआ है, दूसरा केस में हुआ कि धारा के प्रतिकूल जब विपरीत दिशा में, तो 2 घंटा में कितना, 4 किलोमीटर। तो 4/x माइनस वाई, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो खत्म हो गया ये पेपर। ठीक है।